प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने विद्यार्थी 5 मार्च को गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान का बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 2024 का लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और बच्चों एक बात मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो भैया 5 मार्च के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकता है, इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों 5 मार्च के पेपर में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे इंप्रेशन बना करके रखना है, और टॉपर बोर्ड के पेपर में गृह विज्ञान की कॉपी कैसे लिखते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, बताते हैं, फेक न्यूज करते हैं कि ये पढ़ लो ये आ जाएगा, ये पढ़ लो वो आ जाएगा। कुछ भी नहीं होता भाई, मैं जो बता रहा हूं वो पढ़ लो, पास हो जाओगे। और पास नहीं बल्कि अच्छे नंबर स्कोर करोगे। देखो जो बोर्ड ने जारी किया है मॉडल पेपर, उसको अगर आप तैयार कर लेते तो भैया इसी में से ज्यादा क्वेश्चन वो बोर्ड के पेपर में पुटअप करता है। सबसे पहले बच्चों क्या करना, इसी प्रकार का आप सभी का बोर्ड का पेपर मिलने वाला है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। 70 नंबर का रहेगा पूर्णांक गिना। और इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट में पेपर को पढ़ना है और 3 घंटे में पेपर को हल करना है। आइए वो आराम से सबसे पहले निर्देश को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद से बारीकी से खंड अ और खंड ब के सारे प्रश्नों को बारीकी से समझेंगे, हल करेंगे और याद भी कर लेंगे भाई, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। यह पेपर 2 खंडों में डिवाइड किया गया है, खंड अ और खंड ब में। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है जिनको OMR आंसर शीट पर हल करना होगा। और बच्चों OMR को भरने के लिए आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन होना चाहिए। और OMR को भरने के लिए आपको किसी भी रेजर या व्हाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब का खंड ब रहने वाला है वो 50 नंबर का रहने वाला है। आशा करता हूं आप सभी को ये सभी बातें समझ में आ गया होगा। चलिए अब बच्चों हम बिना टाइम को वेस्ट किए खंड अ के सारे प्रश्न को फटाफट हल करते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा खंड ब को कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है कॉपी, ताकि आप टॉपर बनो, ठीक ना। सब कुछ बताऊंगा, परेशान मत होना। आइए सबसे पहले क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्न में से सुरक्षित चेक है, वाक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो बच्चों सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है क्रॉस चेक को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी या स्ट्रेचर। तो रोगी को हॉस्पिटल में एक स्थान से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए हम स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि अशुद्ध जल के सेवन से कौन सा रोग होता है, पोलियो, पेचिस, हैजा या सभी। तो अशुद्ध जल के सेवन से यहाँ पे हैजा नामक रोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बच्चों जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, यूपी बोर्ड ने जारी किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और मेरे हिसाब से यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे बाहर पेपर में, ठीक ना। वॉशिंग मशीन से बचत होती है, समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी की। तो वॉशिंग मशीन से सभी प्रकार की बचत हो सकती है। चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझते हैं कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी। तो बच्चों ठंडे स्पंज में हम बर्फ का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सत्य हो सकता है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर फिल्टर में कोष्टक बने होते हैं, माने वाटर फिल्टर में जो भी हमारे कोष्टक बने होते हैं, अब तो भाई बहुत ज्यादा लेटेस्ट आ गया है, 1, 2, 3 या 4, माने ज्यादा कोष्टक बन रहेगा तो ज्यादा लाभ होगा, ठीक ना। तो क्या मारेंगे 4 को हम यहाँ पे टिक करने वाले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मोती झरा का संप्राप्ति काल होता है, माने मोती झरा कितना दिन तक चलता है आपको बताना है। 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन या कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे बताना है कि मोती झरा का संप्राप्ति काल कितना दिन होता है। तो यहाँ पे ठीक करना 7 से लेकर 21 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक ना। जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना मेरे प्यारे बच्चों, सभी इंपोर्टेंट है, तैयार करके जाना है और इसको याद कर लो अभी, ठीक ना। अगर आएंगे तो धुआं कर देना। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है, पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय या त्वचा। तो बच्चों ब्लड का प्यूरिफिकेशन यहाँ पे फुफ्फुस में होता है। सेकंड ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है, वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या रेडियोधर्मी प्रदूषण का। बच्चों जो भोपाल में एक्सीडेंट हुआ था ना, उसका एग्जांपल है यहाँ पे वायु प्रदूषण का, ठीक ना, एयर पोल्यूशन का। क्योंकि हुआ क्या था
कि जो भी कंपनियां विषैली गैसेस थी उफल गई थी हवा में और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी का स्पीड कितना होता है? तो 60, 70, 80, 90 या 62, 80 या 70 से लेकर के 80, ठीक ना। तो बच्चों देखो, हम आमतौर पे अगर बात करेंगे ना तो 100 तक जाता है, ठीक ना, 100 तक जाता है। आप यहाँ पे 80 से लेकर के 90 तक टिक करना सही ऑप्शन रहेगा, ठीक ना। चलिए, बाकी यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि तलने की विधि कौन सी होती है? गहरी विधि, उथली विधि, शुष्क विधि या तीनों विधि? तो गहरी की जो विधि होती है ना, सभी प्रकार से हम तल सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछेगा कि सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी जाती है, तो गहरी विधि पे टिक करना। क्या करना? गहरी विधि पे टिक करना। कब? जब ये पूछेगा कि तलने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, तब जाकर गहरी के मारना, ठीक ना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि प्याज की पुलिटिस किस पर बांधनी चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर? तो बच्चों, प्याज की पुलिटिस हमें क्या किस पर बांधनी चाहिए? फोड़े पर। किस पे? फोड़े पर बांधनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा पूछा गया क्वेश्चन कि प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि का बंजर हो जाना या सभी? तो बच्चों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक असंतुलन के सभी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से या कोई नहीं? तो बच्चों बताओ, सूती तंतु किससे प्राप्त होता है? आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूं, वनस्पतियों से प्राप्त होता है, ठीक ना। किससे? वनस्पतियों से, ठीक ना। एक बार इसको देख लेना भाई, वनस्पतियों से होगा कि रसायनों से होगा, ठीक ना। एक बार इसको देख लेना, वैसे वनस्पतियों से सही लग रहा है। आगे हमारा क्वेश्चन, कई बार इसको करा भी रखा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, कोई दिक्कत ना है। अगला हमारा ये क्वेश्चन है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन की, वसा की, कार्बोज की या विटामिन की? ठीक ना। तो क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए? तो प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आदर्श बजट माना जाता है संतुलित बजट को, घाटे के बजट को, बचत के बजट को या कोई नहीं? तो बच्चों, आदर्श बजट हम किसे मानेंगे? बचत के बजट को हम आदर्श बजट मानेंगे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन कभी कभी तुरंत तैयार कर लो भाई, क्योंकि अगर आएगा पेपर में तो छाप देना 95% और हर बच्चा इस बार 95% स्कोर करेगा, ठीक ना। हमारा यही टारगेट है भाई, ठीक ना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चेचक रोग फैलता है। चेचक रोग किसके द्वारा फैलता है? जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा? तो चेचक रोग कैसे फैलता है बच्चों? मैंने कई बार बता रखा है कैसे फैलता है। यह फैलता है वायु के द्वारा। कैसे फैलता है? वायु के द्वारा फैलता है, हवा से फैल जाता है। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में क्या होना चाहिए? कुर्सी, मेज, चौकी चौकी या पाटा? तो भोजन रखने के लिए पाटा या रैक इस्तेमाल करते हैं। डी ऑप्शन या चौथा ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या बोला गया? शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल या सभी? तो बच्चों देखो, बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम बोलेंगे बाह्य कंकाल। क्या हो जाएगा? बाह्य कंकाल, यानी कि पहला ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे समझते हैं भाई कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध क्या होता है? तो 1:4 का होता है, ठीक ना, क्योंकि इंसान 1 मिनट में सांस 16 से 17 बार लेता है और वही जो नाड़ी की स्पीड होता है वो 70 से 72, 75 बार धड़कता रहता है। तो भाग करोगे तो 1:4 ही आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, हम आगे बात कर रहे हैं। खंड ब के सारे प्रश्न हल करेंगे और वही बोर्ड कॉपी पे करेंगे, ठीक ना। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे बोर्ड कॉपी लेकर के आया हूँ। हाई स्कूल परीक्षा के लिए बोर्ड कॉपी है, इसी प्रकार से आप सभी को बोर्ड कॉपी मिलने वाली है और मैं पूरा सोल्यूशन के साथ बताऊंगा कि बोर्ड कॉपी पर आप सभी को किस प्रकार से कॉपी लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि शुरू के 2-4 पन्ने ना बढ़िया से लिखेंगे, एकदम राइटिंग बना के लिखेंगे और जैसे अंत में जाएंगे ना 4-5 पन्ने के बाद तो भैया उनका डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका टाइम जब खराब हो जाता है ना तो क्या करते हैं कि एकदम जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी में क्या होता है, राइटिंग खराब हो जाता है और वहीं पे नंबर कट जाते हैं। भाई मैं पूरा तरीका बताऊंगा किस प्रकार से इंप्रेशन शुरू से लास्ट तक बनाना है, पूरा मैं कॉपी में कैसे लिखना है, मैं पूरा तरीका बताऊंगा। बस खाली वीडियो को अंत तक देखते रहना भाई, पूरा मजा आने वाला है, ठीक ना, एकदम एंड तक देखना। आइए, सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि 21 नंबर वाला क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर कराने वाला है कि लचीले बजट से आप क्या समझते हैं। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि लचीला बजट किससे कहते हैं, इसको हम कैसे करेंगे जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर? खंड ब
वर्णनात्मक प्रश्न और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 21। इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में आप सभी को हाशिया वगैरह खींच करके एकदम बढ़िया से बिल्कुल साधारण तरीके से बिल्कुल बेसिक भाषा में लिखना होगा और राइटिंग जितना बन पाए उतना बना करके लिखना भाई, पूरा नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका ना कटेगा। अगर भैया एकदम देखो भरोसा रखो भाई, अगर ऐसा कॉपी लिख करके आ गए ना, ऐसा अगर कॉपी लिख करके आ गए ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई, गारंटी दे सकता हूँ भैया 95 नहीं 98 लाओगे, 95 नहीं 98 लाओगे, पूरा मैं पूरा गारंटी दे सकता हूँ, ठीक ना। लेकिन ऐसा कॉपी अगर लिख के आओगे तो ठीक ना। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि लचीले बजट किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। लचीले बजट हेडिंग लगाएंगे, इसी प्रकार से लिखना होगा हेडिंग बना करके ब्लैक पेन से लिखेंगे कि लचीला बजट जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक ना, जिसे परिवर्तनीय बजट के रूप में भी जाना जाता है और गतिविधि का स्तर पर परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन की अनुमति देता है। परिवर्तन के अनुसार मैंने ऐसा लगेगा कि भाई इसको बदलना चाहिए बजट को, तो बदल सकता है, ठीक ना। इसी को हम फ्लेक्सिबल बजट बोलेंगे, लचीला बजट कहलाता है, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल बजट बोलेंगे। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जब बजट घाटे में जाए तो बढ़ा लो, जब बजट फायदा में जाए तो घटा लो, इस प्रकार से बजट बना सकते हैं। ओके चलिए आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा एक बार थम्स अप कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया सब्सक्राइब कर लो, ठीक ना, बहुत सारा फायदा देने वाला हूं। चलिए ओजोन परत का क्या महत्व होता है, इंपोर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कैसे लिखेंगे भैया कि एग्जामिनर लट्टू करके नंबर देगा, एग्जामिनर लट्टू करके कैसे नंबर देगा समझते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 22 यहाँ पर लिखना, एकदम बेसिक भाषा में ऐसा ही लिखना, एकदम छाप के। ओजोन परत का महत्व इसमें कैसे लिखेंगे, ओजोन परत को हमारी पृथ्वी का कवच कहा जाता है, कवच कुंडल कहा जाता है भाई, एकदम रक्षक कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि यह परत पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को कंट्रोल करती है, बचाती है और यह कंट्रोल कर देती है, रोक देती है वहीं पे, ठीक ना। और ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है। जब ओजोन परत नहीं रहेगा भैया क्या हो जाएगा, हमारा जीवन संकट में हो जाएगा, हम अंधे हो सकते हैं, लूले हो सकते हैं, लंगड़े हो सकते हैं, तमाम प्रकार की इंसान को बीमारी हो सकती है, जीव जंतु को बीमारी हो सकती है। यही परत हमारी क्या करती है भैया, ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि नाप लेने के दो विधियों के नाम लिखिए। बस खाली दो विधि का नाम लिखना है, नाप लेने की कौन कौन सी विधियां होती है उन दोनों विधि का नाम लिख देना यहाँ पर, ठीक है। कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 23, इसमें हेडिंग बनाएंगे कि नाप लेने की दो विधियां कौन कौन सी होती है। नाप लेने की दो विधियां निम्नलिखित है, लिखेंगे छाती के नाप के आधार पर शरीर के अन्य भागों की नाप की अनुमान लगा सकते हैं और प्रत्येक अंग का अलग अलग से नाप लेना है। ये दो प्रकार की विधियां होती है, दोनों लिख दोगे भैया, छाप दोगे पूरा, यहाँ से 2 नंबर वो भी आपको छाप देगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि मोच किससे कहते हैं, इसके बारे में समझाना है, 2 लाइन लिखना है, ठीक ना। 2 नंबर का है, 2 लाइन लिख दोगे पूरा नंबर मिल जाएंगे, ठीक ना। आइए समझते भाई मोच किससे कहते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 24 इसमें लिखेंगे मोच। मोच क्या होता है भैया, हड्डियां जोड़ के स्थान पर, हड्डियां जोड़ के स्थान पर एक दूसरे से बंधक सूत्रों अथवा तंतुओं से जुड़ी होती है, ठीक ना। हड्डियां जोड़ के स्थान पर एक दूसरे से बंधक सूत्रों अथवा तंतुओं से जुड़ी होती है। अचानक चलते चलते फिसलने, ऊंचे नीचे स्थानों पर पैर फिसलने या पड़ने अथवा गिर जाने के कारण बंधक सूत्र या तो अधिक खींच जाते हैं अथवा टूट जाते हैं, और इसी टूटने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मोच आना बोल जाते हैं, और बोलते हैं कि भैया हमारे हाथ जो है ना मोच आ गया है, क्रैक हो चुका है, ठीक ना। चलिए आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, कई बार पेपर में आ चुका है कि खड़े होकर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है। खड़े होकर के भोजन पकाने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में समझते हैं। कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 25 इसमें लिखेंगे कि खड़े होकर भोजन पकाने के लाभ, क्या क्या लाभ होता है कि गृहिणी के कपड़े खराब नहीं होते हैं, बार बार उठना बैठना नहीं पड़ता है, जिससे थकान कम होता है। ओके आगे समझते हैं कि भोजन परोसने में सुविधा होती है और रसोई घर में गंदगी कम फैलती है। रसोई घर में कम फैलती है कब, जब इंसान खड़ा होकर के भोजन पकाएगा तब, ये आपका लाभ होता है। इतना लाभ लिख दोगे ना भाई, इतना अगर आप लाभ लिख दोगे तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा भाई, टीचर खुश होकर के नंबर दे देगा, एकदम नंबर की बरसात कर देगा। कॉपी ऐसे लिखोगे तो टॉपर आज ही लिख लो, अगर ऐसे कॉपी लिख करके आ गए तो टॉपर तुम ही होगे, कोई नहीं होगा भाई, टॉपर तुम होगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन ऐसे कॉपी लिखना होगा, ऐसे आंसर को लिखना होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, तभी भैया पूरे नंबर मिलेंगे। ओके चलिए समझते हैं ठंडी सेक की दो विधियां के बारे में लिखना है। ठंडी सेक की कौन कौन सी विधियां होती है उसका नाम बस खाली लिख दो, बस खाली नाम लिखना है। अगर 4 नंबर में आएगा, 6 नंबर में आएगा, तब जाकर के उसको एक्सप्लेन करना है। आइए समझते हैं ठंडी सेक की कौन कौन सी विधियां होती है। सबसे पहले ठंडा स्पंज, ठंडी पट्टी और बर्फ की थैली, ये 3 प्रकार की विधियां होती है। तीनों प्रकार की विधियां अगर लिख दोगे तो भैया यहाँ से 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, 2 नंबर तो पक्का मिल जाएगा। खाली नाम लिखना है, खाली क्या करना है भैया, नाम लिखना है, नाम लिख दो पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन कई बार हमने बता रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तैयार भी कर लेना कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। कई बार हमने बता रखा है क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया, ठीक है। कितना नंबर का,
4 नंबर का पूछा गया है कि भैया कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, इसके बारे में आप सभी को 2-4 लाइन लिखना होगा। 4 नंबर यहां से पा जाओगे, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया, बाबू ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि शरीर में जल का काम क्या होता है। शरीर में जल का काम क्या होता है, इसके बारे में समझाना है, लिखना, पूरा डिटेल में डिस्कस करना है। कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रश्नोत्तर संख्या 28, इसमें लिखेंगे जल, शरीर में जल का काम। हेडिंग लगाना है कि शरीर में जल का काम क्या होता है। तो मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा, मानव शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बनता है और स्वस्थ वजन बनाए रखने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने, लार जैसे शारीरिक तरल पदार्थ बनाने में मदद करने के लिए नियमित रूप से मल त्याग, मांसपेशियों को कार्य ठीक तरह से होने के लिए, स्वास्थ्य एवं युवा दिखने वाली त्वचा के लिए पानी आवश्यक होता है, या जल आवश्यक होता है। तो तमाम प्रकार का जल का काम होता है, ठीक ना। शरीर का मल त्यागना, मांसपेशियों का काम करना, ठीक ना, सिंचाई करना, नहाना, कपड़ा धोना, खाना बनाना, तमाम प्रकार का काम होता है। आप बातें बना करके भी लिख सकते हो। ऐसा मत सोचना कि जो सर जी बता रहे हैं वही हम याद करेंगे, रटेंगे एकदम पूरा विधिवत, वही जाकर के छापेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक ना। जो मैं बता रहा हूँ इसी आधार पर कुछ भी बातें बना करके भी सकते हो ना, तो नंबर मिलेंगे, नंबर ना कटेंगे। ओके, चलिए आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर पेपर में आ गया तो धुआं कर दोगे, ये मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। ओके, चलिए अब देखो अगला बच्चा हमारा क्वेश्चन पूछा गया, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अंकित वाला प्रश्न है, गणित का क्वेश्चन है, गृह गणित का क्वेश्चन है। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। एक साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। यदि इसका विक्रय मूल्य 2000 रुपया है तो लाभ का प्रतिशत निकालिए। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया है, लाभ निकालो और लाभ परसेंटेज सवाल हमें मार दो छक्का। कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया, साइकिल का विक्रय मूल्य दे रखा है 2000 रुपया। हम यहाँ से लाभ निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। विक्रय मूल्य हमारा 2000, क्रय मूल्य हमारे 1600, तो दोनों के अंदर कितना होगा भैया, 400 रुपया हमारा लाभ हो गया। लेकिन हमको क्या करना भैया, परसेंटेज में लाभ निकालना है। परसेंटेज में तो क्या होता है, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, तो लाभ हमारा कितना निकाले 1600 गुणे 100 बटा में 1600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 400 रुपया हमारा लाभ हो गया। 400 गुणे 100 बटा में क्या हो जाएगा, आप सभी का 1600 हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो काट दोगे 25% यहाँ से लाभ परसेंटेज निकल करके आ जाएगा। इसी प्रकार से धुआं करना है 5 मार्च को इंग्लिश वाले पेपर में। 5 मार्च को इंग्लिश वाले पेपर में भैया ऐसे ही छापना है मेरे भाई, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है कि खपच्ची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। खपच्ची का हम प्रयोग कब करते हैं और क्यों करते हैं, दोनों का जवाब बताना है। समझते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 30 है, इसमें लिखेंगे खपच्ची का प्रयोग क्यों करते हैं। तो दुर्घटना होने पर टूटी हुई अस्थि को, टूटी हुई हड्डी को सहारा देने व स्थिर रखने के लिए अस्थि भंजन में खपच्ची का प्रयोग किया जाता है। जब हड्डियां आपस में क्रैक हो जाती है तो हम हड्डियों को हिलने डुलने से बचाने के लिए हम खपच्ची का प्रयोग करते हैं, ताकि वो बांध देते हैं, ताकि वो हिले ना डुले, ठीक ना, ताकि मांसपेशियों में कोई खिंचाव ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ओके, आगे समझ में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया ना बाबू, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि भोजन पकाने के क्या उद्देश्य है समझाना है। माने भोजन हम क्यों पकाते हैं, किस लिए पकाते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें लिखेंगे भोजन पकाने के उद्देश्य निम्नलिखित है। भोजन को सुपाच्य बनाना सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। भोजन को स्वादिष्ट बनाना, भोजन को आकर्षक बनाना और भोजन को कीटाणु रहित बनाना और संरक्षण करना, तमाम प्रकार की बातें होती है भोजन को पकाने के लिए, ठीक ना। इसलिए हम क्या करते हैं, भोजन को पका करके खाना खाते हैं, ठीक ना, भोजन को पका करके खाना खाते हैं, ठीक ना। इतनी प्रकार की विधियां लिख दोगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, एक भी नंबर आपका ना कटेगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ओके, चलिए अब आगे बच्चों बात कर लेते हैं। आपका अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। इसमें क्वेश्चन दे रहा है कि पारिवारिक व्यय का क्या अर्थ होता है और पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारकों का उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल लिखिए, वर्णन करिए। पूरा देखो एक क्वेश्चन 6 नंबर का है और ये दीर्घ उत्तरी वाला सेक्शन 18 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 18 नंबर का पूछा जाता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, तैयार कर लेना मेरे भाई, ठीक ना। चलिए समझते हैं गृह गणित क्या होता है। तो गृह अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्था संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है तब उसे गृह गणित कहते हैं। तब उसे क्या बोलेंगे भैया, गृह गणित कहेंगे। इसमें लिखेंगे, इसका महत्व क्या लिखेंगे, तो गृह गणित का ज्ञान गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए अति आवश्यक होता है। गृह गणित का ज्ञान होना, ठीक ना, गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए अति आवश्यक होता है। आहार एवं पोषण विज्ञान, आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं अवश्य ही करनी पड़ती है।
ठीक ना। आगे लिखेंगे गृह प्रबंध तथा पारिवारिक बजट के सैद्धांतिक अध्ययन एवं पारिवारिक उपयोग के लिए बी गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही गृह विज्ञान की छात्राओं को गृह गणित के रूप में सामान्य गणित का शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक ना। इस प्रकार गृहिणियों के लिए गृह गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। और बच्चों इस प्रकार से लिखोगे ना तो पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। आपको याद करना भाई गृह गणित क्यों होता है भाई, ठीक ना। अगर मान लो कोई आप गृह गणित है, कोई भी लड़की है, औरत है, तो घर में कोई भी सामान खरीदोगे, कितना आया, कितना गया, कितने रुपए खर्च हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने हर डाटा को लिखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या होना भाई, इतना तो आपको जोड़ कर आना ही चाहिए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 33 नंबर क्वेश्चन। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखो, ये तो मैंने बता दिया, ये वाला क्वेश्चन है कि भोजन परोसने की विधियां का विस्तार से समझाना है। भोजन परोसने की कौन कौन सी विधि होती है, नहीं तो ये करो, नहीं तो ये भी कर सकते हो कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में देना चाहिए, ये आवश्यक होता है। तो कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से सुनना। इसमें लिखेंगे कि रोगी का तैयार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सी बातें हैं, 4-5 बातें लिख दोगे, 4-5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 में 6 भी मिल सकते हैं। इसमें लिखेंगे भोजन सफाई से स्टील या कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। भोजन सफाई से स्टील या कलई किए गए बर्तनों में बनाया जाना चाहिए। और भोजन इस प्रकार तैयार होना चाहिए कि उसके पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि नष्ट न हो। और भोजन डॉक्टर के निर्देशानुसार तैयार करना चाहिए। रोगी के भोजन में चटपटे मसाले, घी व तेल का कम से कम उपयोग करना चाहिए, ठीक ना। आगे लिखेंगे भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार काला नमक व काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। और रोगी को अधिकतर हल्का भोजन जैसे खिचड़ी हो गया, डबल रोटी, हल्के हल्के फुल्कियां, पालक की सब्जी इत्यादि देना चाहिए। इतने प्रकार की बातों को ध्यान रखना है। और रोगी का तैयार करते समय इन तमाम प्रकार की बातों को ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पे लिखना होगा, पूरे नंबर यहाँ से पा जाओगे। ओके चलिए अब देखो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से सुनना। दे रखा है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या क्या लाभ होता है और एक गृहिणी के लिए इसका ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता है, इसके बारे में समझाना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं समझते हैं। इसमें लिखेंगे, ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं, इसी प्रकार से लिखना होगा, इसी प्रकार से आप सभी को लिखना होगा कि घर में सिलाई करने से वस्त्र कम समय में और जिस समय की आवश्यकता हो उसी समय तैयार किए जा सकते हैं। माने घर में जब सिलाई करेंगे तो जब हमारा मन करेगा तब तैयार कर लेंगे, ठीक ना। ये तो सबसे पहला लाभ हो गया। और दर्जी बहुता वस्त्र की सिलाई में अधिक समय लगाते हैं, तो जो दर्जी होता है ना उस समय ज्यादा लेते हैं, टाइम ज्यादा लेते हैं, पैसे भी ज्यादा लेते हैं, ठीक ना। और दर्जी अपेक्षाकृत अधिक कपड़ा भी लेते हैं, ठीक, मैंने बताया ना, अधिक कपड़ा भी ले सकते हैं। और घर में वस्त्र नाप के अनुसार उचित रूप में बनाए जा सकते हैं। वस्त्र सिलने पर बचे हुए टुकड़ों को हम उपयोग छोटे बच्चों के कपड़े, थैले, थैलियां, ठीक ना, आदि बनाने के में किया जा सकता है। और घर में सिलाई कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेने से वे इसे लघु उद्योग के रूप में भी अपने आप को कर सकती है, ठीक ना। और वस्त्रों की सिलाई का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है और लघु व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, घर में सिलाई करने से फायदे लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर आप ऐसे लिखोगे तो भैया पूरे नंबर मिल सकते हैं, एक भी नंबर आपका ना कटेगा, लेकिन आपको इतना अच्छा तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। और मैंने आपको क्या बताया था, इसी प्रकार से बिल्कुल कॉपी लिखना भाई, ठीक ना। 5 मार्च को गृह विज्ञान कॉपी अगर ऐसे लिखोगे तो भैया 70 में 70 स्कोर कर सकते हो, इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूं। ओके, तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।